मोकामा से लेकर वैशाली तक किस बाहुबली की क्या तैयारी है चुनाव को लेकर। उनके एक इंटरव्यू से बिहार में ही नहीं बल्कि दिल्ली तक भूचाल आ जाता है। आगे चलकर उन्होंने बैक स्टेज राजनीति शुरू कर दी। बिहार में सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस ही नहीं बल्कि जिसका बाहुबली उसकी ही कुर्सी होती है। बिहार जहां राजनीति और अपराध का गठजोड़ कोई नई बात नहीं है, वहां बाहुबलियों का दबदबा हमेशा चर्चे में रहा है। सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ते बाहुबली चुनावी राजनीति से लेकर व्यवसाय तक अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। कभी बंदूकों की गर्जना से इलाकों को हिलाने वाले ये बाहुबली वक्त के साथ राजनीतिक रणनीति में माहिर खिलाड़ी बन गए, तो कई खुद विधायक और सांसद बने, तो कुछ ने अपने परिवार को राजनीति में उतार दिया। अब इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। इसी चुनाव में तय होगा कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा और अपनी पसंद का जो सीएम बनाना या सीएम की मदद करना ही तो इन बाहुबलियों की ताकत को आगे बढ़ाएगा। तो आजकल उसी की तैयारी चल रही है। मौजूदा वक्त को देखते हुए बिहार के राजनीति में जो सबसे बड़ा नाम है वो है मोकामा के छोटे सरकार अनंत सिंह का, जिसके साथ मुख्यमंत्री भी हाथ जोड़कर खड़े होते थे। हो भी क्यों ना, जब ये बाहुबली प्रदेश के मुख्यमंत्री को चांदी में तौल देने का दम रखते हैं। और ये दमखम सिर्फ रंगबाजी में नहीं बल्कि चुनाव में भी होता है, जहां इन्हें ही क्या, अगर इनके नाम से इनकी पत्नी भी खड़ी होती है तो विधायक बन जाती है। लेकिन ये तो बस एक नाम है, इनके जैसे और भी कई बाहुबली है जो इनके तरह विभाग भले ही ना हो लेकिन चुनाव का परिणाम बदल देने का भरपूर ताकत रखते हैं। तो चलिए आज मैं पंचम प्रकाश आपको बिहार की राजनीति में चर्चित कुछ उन बाहुबलियों की रोमांचक कहानी सुनाता हूं जो शहाबुद्दीन के तरह इतिहास नहीं हुए बल्कि आज भी जिंदा है और अपने क्षेत्र में राज कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के कोसी क्षेत्र का, जहां का नाम आते ही आनंद मोहन की चर्चा होना स्वाभाविक बात हो जाता है, क्योंकि एक दौर था जब वो बिहार में अग्री जाति के सबसे बड़े नेता के रूप में देखे जाते थे। न सिर्फ राजनीति में बल्कि आनंद मोहन का दबदबा ऐसा था कि उनके नाम से पूरा कोसी बेल्ट कांपता था। और इन्हीं आनंद मोहन का टक्कर पूर्णिया के बाहुबली पप्पू यादव से होता था। जहां आनंद मोहन अग्री जाति का नेतृत्व कर रहे थे, वहीं पप्पू यादव लालू यादव की छत्रछाया में पिछड़ी जातियों के रहनुमा बन गए थे। इसी फैक्टर की वजह से दो बाहुबलियों की ये जंग कोसी के इलाके में गैंग वॉर का रूप ले चुकी थी। और इसी गैंग वॉर का नतीजा कहीं न कहीं ये निकला कि आनंद मोहन पर तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या का आरोप लगा और उन्हें सजा भी हुई। लेकिन कई साल जेल में रहने के बाद जब नीतीश सरकार ने जेल नियमों में बदलाव किए तो इसका भरपूर फायदा आनंद मोहन को मिला और वो रिहा हो गए। बाहर आने के बाद भी उनका प्रभाव इलाके में बना हुआ है और उनकी पत्नी लवली आनंद और उनका बेटा चेतन आनंद आज की तारीख में राजनीति में फुल्ली एक्टिव हैं, जिसका प्रभाव चुनाव में दिखता है। बाकी आप अगर कोसी बेल्ट से हैं तो बहुत अच्छे से सब जानते ही होंगे। अब बात करते हैं उस बाहुबली की जिसमें ताकत भी है और नजाकत भी है। उनके एक इंटरव्यू से सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि दिल्ली तक में भूचाल आ जाता है। वो कोई डिजिटल क्रिएटर नहीं है लेकिन उनके एक बयान से इतने व्यूज आ जाते हैं जितना बड़े बड़े यूट्यूबर के वीडियोज पर भी नहीं आते हैं। और इस बात का जीता जागता सबूत अभी अभी जनवरी 2025 में जो कांड हुआ है वो सबके आंखों से होकर गुजरा है, जब मोकामा में गोलीकांड की वारदात हुई और बाहुबली के घर पर नेशनल से लेकर इंटरनेशनल मीडिया की लाइन लग गई और सब अपनी बारी का इंतजार करने लगे कि अब बाहुबली अगला इंटरव्यू उन्हीं को देंगे। मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह को लोग छोटे सरकार के नाम से जानते हैं। कहते हैं लोग उन्हें छोटे सरकार डर के वजह से नहीं बल्कि गरीब गुरबा की मदद करने को लेकर कहते हैं। तो एक दौर में इसी मोकामा में दिलीप सिंह का नाम चलता था, जो अनंत सिंह के ही बड़े भाई थे। लालू यादव के राज में मंत्री भी बने, लेकिन उनके निधन के बाद अनंत सिंह ने कमान संभाल ली। वो विधायक बने और सत्ता की गलियारों में उनका रसूख भाई से भी ज्यादा हो गया है। मददगार से अलग आपराधिक रूप से अनंत सिंह की पहचान खुलेआम AK-47 लहराने वाले बाहुबली की थी। उनकी छवि खौफनाक थी, लेकिन जनता के एक वर्ग में उन्हें खूब समर्थन मिला। उनके खिलाफ कई केस दर्ज हुए और AK-47 के मामले में उन्हें सजा भी हो गई।
जेल जाने के बाद उनकी पत्नी नीलम देवी को मोकामा से चुनाव लड़वाया गया और वो आरजेडी से विधायक भी बनी। हालांकि बाद में उन्होंने जेडीयू का समर्थन दिया, जिससे ये साफ हो गया कि अनंत सिंह आज भी राजनीतिक समीकरणों में अहम भूमिका निभा रहे हैं और वो राजनीति के हवा को भांप लेते हैं। और इस बार तो वो खुद चुनाव लड़ने के लिए खड़े होने वाले थे, जेल से बाहर भी आ गए थे, लेकिन जनवरी में होने वाले गोलीकांड की वजह से फिर से जेल की हवा उन्हें खानी पड़ रही है। हालांकि आगे क्या होगा ये देखना बहुत ही दिलचस्प है। मोकामा और छोटे सरकार से ही जुड़ा एक और नाम है जिसकी ताकत किसी पहचान की मोहताज नहीं है। एक वक्त था जब बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में रेलवे और स्क्रैप के टेंडरों पर सूरजभान सिंह का दबदबा था। उनके नाम का खौफ इतना था कि कोई भी बड़ा ठेका बिना उनकी मर्जी के नहीं मिलता था। उनके संबंध कोयला व्यवसाय से भी जुड़े थे और धीरे धीरे वो राजनीतिक गलियारों में भी मजबूत हो गए। आपको बता दें कि सूरजभान सिंह कभी अनंत सिंह के भाई साहब दिलीप सिंह के लिए काम किया करते थे, लेकिन बाद में उनके सामने ही राजनीति में खड़े हुए, फिर विधायक भी बने और सांसद भी। आज जिस पार्टी को चिराग पासवान लीड कर रहे हैं, कभी इस पार्टी में उन्हें भरपूर समर्थन मिला था। बिहार के आपराधिक पृष्ठभूमि में सूरजभान सिंह का बड़ा नाम था। कहते तो ये हैं कि एक वक्त ऐसा था जब सूरजभान सिंह गोरखपुर के श्री प्रकाश शुक्ला जैसे खतरनाक किलिंग मशीन को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे और श्री प्रकाश के जरिए लालू जी के राज में जिस मंत्री की हत्या सुरक्षा के बीच में हुई उसमें भी इनका नाम आया था। हालांकि आगे चलकर उन्होंने बैक स्टेज राजनीति शुरू कर दी और आज उनकी राजनीतिक विरासत को उनकी पत्नी और भाई आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका दबदबा अब भी कायम है। रोहतास और भोजपुर के इलाके में सुनील पांडे का नाम बालू व्यवसाय में काफी प्रभावशाली रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुनील पांडे के ऊपर पहले ही लाइन में ना मैंने अपराध की बात की और ना ही राजनीति की, तो फिर बाहुबली काहे के भैया। तो देखिए, ये बाहुबली लोग राजनीति में बाद में आए। पहले जिसका धंधा जितना बड़ा होता था ना, उसकी ताकत भी उतनी ही बड़ी होती थी। याद है ना गैंग्स ऑफ वासेपुर, पूरी फिल्म धंधे की लड़ाई को लेकर ही थी। तो सुनील पांडे के नाम भी हत्या के कई मामले दर्ज है और वो एक ऐसे बाहुबली बने जो राजनीति का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे, और ये सब कुछ धंधे के लिए ही था। विधायक बनने के बाद उन्होंने राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल किया और अपने व्यवसाय को और भी मजबूत किया। अब आज की तारीख में उनकी विरासत उनके बेटे ने संभाल ली है और राजनीति में भी अपनी जगह बना ली है। पप्पू यादव को कौन नहीं जानता है, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम राजेश रंजन है। अब इससे पहले कि हम उनके पास्ट में घुसे, उससे पहले थोड़ा प्रेजेंट जान लेते हैं, क्योंकि अनंत सिंह के बाद बिहार के राजनीति में पप्पू यादव वो दूसरे नाम हैं जो अपने बयान से पूरे देश में भूचाल ला देते हैं। अभी 2024 की बात है, जब बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ था मुंबई में, तब उन्होंने पुलिस प्रशासन को धुतकारते हुए दावा किया था एक्स पे पोस्ट करके कि अगर उनका बस चले उन्हें इजाजत दे दी जाए तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के पूरे गैंग को ही खत्म कर देंगे। दावा बहुत बड़ा था, इसलिए हंगामा शुरू हुआ और कुछ दिनों बाद पप्पू यादव ये कहने लगे कि उन्हें ही सुरक्षा दी जाए, नहीं तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग उसे मार देगा। कुल मिलाकर पप्पू यादव बिहार के वो बाहुबली हैं जो खुद को खबरों में बनाए रखना जानते हैं, फिर चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देना हो या फिर संसद के अंदर किसी से भिड़ जाना। आपसे ज्यादा न 6ठा बार सांसद हूं, आप हमको सिखाइएगा। पप्पू यादव के इस अंदाज के पीछे सिर्फ राजनीतिक अनुभव ही नहीं बल्कि खूनी इतिहास भी है। वो 90 के दशक में अपराध की दुनिया में रॉबिन हुड के रूप में उभरे थे। उनके और आनंद मोहन के बीच दुश्मनी किसी से छिपी नहीं थी। कहानी की शुरुआत में ही मैंने बताया, एक वक्त था जब कोसी बेल्ट में इन दोनों बाहुबलियों के समर्थकों के बीच गैंगवार आम बात थी, और पप्पू यादव तो वो बाहुबली रहे जिनके ऊपर एक विधायक की हत्या का भी आरोप लगा, और वो विधायक कोई और नहीं बल्कि सीपीआई के अजीत सरकार थे। इस मामले में पप्पू यादव को उम्र कैद की सजा भी हुई, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। आज की तारीख में पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद हैं और खुद को समाज सेवी के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं।
गरीब लोगों के बीच कभी नोट बांटते हुए दिखते हैं तो कभी बाढ़ के बीच लोगों तक खाना पहुंचाते हुए। और यही वजह है कि आज की तारीख में भी वो बिहार की राजनीति में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। आज भले ही बिहार में कानून व्यवस्था पहले से ज्यादा सुधर गई हो, लेकिन आज भी बाहुबलियों का प्रभाव कम नहीं हुआ है। ज्यादातर बाहुबली खुद को राजनीति में ला चुके हैं या फिर उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे सिवान के पूर्व सांसद और गैंगस्टर बाहुबली का परिवार। एक जमाने में शहाबुद्दीन अपने बाहुबल के आगे किसी को पानी भी नहीं पीने देते थे। आज भले ही वो इतिहास हो गए हों, लेकिन वही ठसक परिवार को उनसे विरासत में मिली है। तो कुल मिलाकर आज की कहानी में इन्हीं 5 बाहुबलियों का नाम है, जो आज भी बिहार में होने वाले चुनाव की हवा को मोड़ते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, मरोड़ते रहते हैं। लेकिन ऐसे छोटे बड़े और भी ना जाने कितने बाहुबली है जो सत्ता में आने के बाद खुद को कारोबारी बना लेते हैं और अपनी ताकत से हुकूमत चलाते हैं। कहने को तो लोग कहते हैं कि बिहार में जंगल राज का अंत हो गया है, लेकिन जो लोग बिहार में रहते हैं, आप जो बिहार से देख रहे हैं, वो इस विषय पर क्या कहते हैं? क्या सच में बिहार से जंगल राज खत्म हो गया है या अब भी कहीं ना कहीं जंगल राज टिकता है? आप जो भी सोचते हैं कमेंट करके जरूर लिखिए। साथ ही साथ आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, इसे आप दबा दीजिए, जिससे कहानी का हर नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी रुकावट के पहुँचे। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपने कहानियों के साथ ऐसे ही हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।